हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हरियाणा की आवाज के जरिए बात बढ़ते कोरोना के खतरे को लेकर के है। जहां एक तरफ कोरोना का खतरा बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में अब सख्ती भरे कदम और भी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। और ऐसे में जो 6 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था, अब उसके बाद 1 हफ्ते का फिर से इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और अब दिल्ली में 3 मई तक लॉकडाउन ऐसे ही रहेगा। देश में कोरोना के 3,49,691 नए मरीजों की पुष्टि हुई है एक दिन में। ऑक्सीजन के काले कारोबारियों पर आखिर शिकंजा कैसे कसा जाएगा, ये इसको लेकर के बड़ा सवाल इस दौरान बना हुआ है। सवाल ऐसे में कई हैं। सवाल यह भी कि आखिर क्या लॉकडाउन अब दिल्ली के अंदर लगाए, क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, तो ऐसे में लॉकडाउन से क्या कोरोना पर लगाम लगाई जा सकती है? आपका इस पर क्या मानना है? क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा चुकी हैं? और हमने जो सिस्टम देखा है, हमने जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इससे पहले तक अस्पतालों में देखी हैं, उसमें कुछ हद तक पहले के मुकाबले कोई सुधार हमें नजर आता है। और बार बार ये लोगों के मन में एक सवाल भी आता है कि 1 साल का दौर रहा है, बीते साल हमने क्या चीजें हमारे पास थी और अब 1 साल के बाद हमारे पास हमने क्या कुछ चीजों के अंदर सुधार किया है, ये आप इस मंच के जरिए बता सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी जो हो रही है, देश के कई राज्य जहां पर ऑक्सीजन की कमी को लेकर के जानकारी लगातार सामने आ रही है, तो ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो राज्य सरकारें जो कि ऑक्सीजन अपने राज्य में उपलब्ध नहीं करवा पा रही हैं, या फिर दूसरे राज्य या केंद्र सरकार? इसमें आपको लगता है कि उनकी जिम्मेदारी ज्यादा इसमें बनती है? आखिर क्या लोगों की लापरवाही से यह खतरा अब बहुत हद तक बढ़ चुका है और कोरोना के बढ़ते मामलों पर कैसे ब्रेक लगाया जा सकता है, ये आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके बता सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, फोन लाइंस खुल चुकी हैं, जिसके जरिए आप सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं। दरअसल गुरुग्राम में एक अच्छी कदम उठाए गए हैं और कदम इस तरीके से कि गुरुग्राम में जो पुलिस है, पुलिस ने अपनी 20 PCR वैन को अब हेल्थ डिपार्टमेंट को दे दिया है। यानी कि अब उन 20 PCR वैन को एम्बुलेंस बना दिया गया है और वो अब पोर्टेबल एम्बुलेंस बन करके काम कर रही हैं। जहां कहीं भी जरूरत का सामान या फिर जहां कहीं भी जरूरत होती है बेसिक जो जरूरत के सामान की या जो जरूरी मेडिकल सेवाओं की, तो वो उन एम्बुलेंस के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन इस दौरान देश की राजधानी दिल्ली में भी एक और कदम उठाया गया। दिल्ली में लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई और अब 3 मई तक दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। और इसी को लेकर के कई चीजें हैं, ये आप हमारे इस मंच के साथ जुड़कर बता सकते हैं। क्या इसमें आप देख रहे हैं, क्या इसमें आप समझ रहे हैं? और बढ़ते खतरे को लेकर के आज जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्योंकि रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए अपने 76वें एपिसोड के दौरान देश को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर आप ये देखिए कि आपको संक्रमण किस रूप में है, आपके अंदर क्या क्या आपको कमियां नजर आ रही हैं, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत बहुत हद तक खराब हो चुकी है या आपको सांस लेने में भी परेशानी है, आपको कोई और भी दूसरी बीमारी है, तभी आप अस्पताल का रुख करें या संपर्क करें। पवन इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पवन, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए पवन। हाँ जी, एक तो ये मास्क जरूरी है जी, और एक जो गुरुग्राम पुलिस कर रही है, इस तरह से पूरी पुलिस को करना चाहिए जी हरियाणा में। हाँ, पुलिस का मेन सहयोग है जी, और पुलिस को भी बस कहना चाहिए, और बाकी आपका भी बहुत जरूरी है जी सहयोग। अरे ये जी बस वाले हैं जी, प्राइवेट वाले बहुत वो कर रहे हैं जी। हाँ, ये बहुत वो कर रहे हैं। और एक जी मास्क जरूरी है, और एक बिल्कुल लॉकडाउन भी जरूरी है जी। और जो अनिल विज कर रहे हैं जी हरियाणा में, वो बहुत अच्छी है जी। हाँ, बाकी अनिल विज साहब को करना चाहिए जी। अनिल विज जी से हाथ है जी पूरी, और आपकी भी पूरी है। ठीक है पवन कुमार, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बातें रखी हैं, बहुत शुक्रिया। लेकिन इस दौरान ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको तय करना होगा कि अगर आपको इस महामारी से लड़ना है, अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, तो आपको कम से कम सावधानी भरे कदम जरूर उठाने होंगे। यानी कि आपको अपने चेहरे को ढक करके रखना होगा और आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी इस दौरान जरूर करना होगा। लेकिन वहीं आपको साथ ही साथ
कुछ ऐसे कदम भी हैं जो कि अब हाल फिलहाल में उठाए गए हैं, कुछ सख्तियां भी की गई हैं, तो उन सख्ती का पालन भी आपको करना होगा। मनमीत इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में है। मनमीत, बहुत स्वागत है, बताइए। सर मेरा नाम प्रदीप है। माफ कीजिएगा प्रदीप, बहुत स्वागत है, बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि 6 बजे लॉकडाउन लग जाता है, उसके बाद भी मैंने कल एक्चुअली मेरा किराने का काम है, तो मैं सामान लेने गया मार्केट में, उतनी की उतनी भीड़ है। जैसे लॉकडाउन लगा भीड़ उतनी की उतनी है। लोग अपने आप को कुछ भी ये नहीं कर रहे कि ना कोई मास्क ना कुछ हो, भीड़ कर रखी है, इकट्ठे खड़े हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि इस बीमारी को रोकने के लिए लोग खुद साथ नहीं दे रहे सर। तो इसका हल मतलब क्या होगा आखिर? या तो संपूर्ण लॉकडाउन लग जाए, लोग यही चाहते हैं सर, यही हो सकता है। तो इसका हल मतलब या तो लॉकडाउन है सर, या लोगों को समझना चाहिए कि 6 बजे जो दुकानों को छूट है वो खुली है, ठीक है। बाकी अपना बंद करके घर जाए या अपने घर में रहे तो ही सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो अपने आप को बीमार करेंगे, अपने बच्चों को बीमार करेंगे, सारा परिवार कोरोना की चपेट में आएगा। कोई फायदा नहीं है इस चीज का। तो बस यही मैं कहना चाह रहा था कि लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि सरकारें इतना योगदान दे रही है, उसके बाद भी लोग नहीं समझ पा रहे इस बात को। तो लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि हमें खुद अपनी सेफ्टी अपने हाथों में रखनी है सर। ठीक है, मास्क लगाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा सर। ठीक है, सावधानी भरे कदम तो हमें खुद ही उठाने होंगे। बहुत शुक्रिया प्रदीप, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, आपने अपनी बातें रखी हैं। लेकिन इस दौरान ये भी साफ है कि अगर आप जो नियम तय किए गए हैं 6 बजे तक, अगर कोई भी जो सार्वजनिक जगहों पर दुकानें हैं, मॉल्स हैं या कोई भी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो वो 6 बजे तक खुले रहने की इजाजत है। और 6 बजे के बाद जो सिर्फ जरूरत का सामान या फिर इमरजेंसी जो चीजें मेडिकल की शॉप्स हैं, तो सिर्फ वही चीजें खुली रहेंगी। संजीव राठी अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर मैं अपनी राय देना चाहूंगा कि जब तक हमारे दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद की चेन नहीं रोकी जाएगी तब तक ये ऐसे ही फैलता रहेगा। क्योंकि हरियाणा के अंदर अकेले गुड़गांव और फरीदाबाद ऐसा एरिया है जहाँ से हरियाणा के टोटल 40% केस आ रहे हैं। वहाँ पे काफी फैक्ट्रियां चल रही हैं, सब कुछ चल रही है। जब तक ये चेन सप्लाई बंद नहीं होगी तो ऐसे ही केस बढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये एक अच्छा सुझाव है और इस पर लगातार विचार भी किया जा रहा है। और हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने भी खुद इस बात को साफ किया था कि गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये 2 कम से कम ऐसे जिलों पर तो सख्ती बरती जाए, ज्यादा स्ट्रिक्टनेस यहां पर की जाए, क्योंकि बहुत हद तक जो केसेस हैं पूरे हरियाणा के अगर टोटल केसेस में देखें तो गुरुग्राम में और फरीदाबाद में ये जो नए संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अगले कॉलर राहुल पाठक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कॉलर, बहुत स्वागत है राहुल, बताइए। सर नमस्कार सर। हेलो, बहुत स्वागत है, बताइए। सर बेसिकली मैं जानता हूँ कि गवर्नमेंट को संपूर्ण लॉकडाउन में दिक्कत क्या है। इवन एक तरफ आप रैलियां कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, वहां पर कोरोना कोई पढ़ा लिखा है कि वहां पर नहीं जाता, रैलियों में नहीं जाएगा। जी एक वीडियो मैंने देख रहा हूँ कि जिसमें अमित शाह जी विदाउट मास्क घूम रहे हैं और उनके साथ जो डेलीगेट्स हैं वो मास्क में हैं। या ये कोई ग्लोबली कोई घोटाला है? तो मेरा रीजन यही है कि एटलीस्ट अगर ये कोई महामारी, अगर सच में महामारी है तो लॉकडाउन लगा देना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे हालात हैं और आज इतनी विकट स्थिति है तो लॉकडाउन लगा देना चाहिए। ये लोगों की तरफ से लगातार रिएक्शंस मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया राहुल पाठक, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में और इसी तरीके से लगातार आप सभी लोगों की तरफ से अपनी बातें रखी जा रही हैं, साझा की जा रही हैं। लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो व्यवस्थाएं अभी तक बनी हुई हैं, उसमें हमने बीते 1 साल के अंदर कुछ चीजें उपलब्ध की हैं। हमने क्या पहले के मुकाबले कुछ चीजें बेहतर की हैं? अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ अजय कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अजय, बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। सर हरियाणा में संपूर्ण लॉकडाउन करना चाहिए सर, क्योंकि बढ़ती हुई ये महामारी है, इससे आम आदमी लोग बहुत खतरा हो सकता है सर। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आम आदमी स्वस्थ रहे और हरियाणा में पूरे भारत में 1 महीने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाना चाहिए सरकार को। जी सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय, आप कार्यक्रम में जुड़े, आपने एक राय दी है और अजय का ये मानना है
कि हरियाणा और पूरे देश भर के अंदर संपूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा देना चाहिए, ताकि जो संक्रमण की चेन बन रही है उस संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, आवाजाही कम हो पाए। हालांकि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं या स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, हम चाहते हैं कि रोजगार भी चले और साथ ही साथ जिंदगी को भी हम बचा सकें। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग अगर नियमों का पालन करेंगे तो बहुत हद तक हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं बिना लॉकडाउन लगाए, ये सरकार का मानना है। लेकिन यहां इस कार्यक्रम के दौरान कई लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगा देना बिल्कुल अब उचित होगा, क्योंकि अब हालात धीरे धीरे बिगड़ते चले जा रहे हैं। और जब आम जनता भी दूसरे राज्यों की स्थितियों को देख रही है और खास करके पड़ोस में देश की राजधानी दिल्ली के जो हाल आज बने हुए हैं, ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी, वेंटिलेटर की कमी, तो इन सभी चीजों को लेकर के अब कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर भी सख्ती भरे कदम उठाए जाने चाहिए, ये आम लोगों का मानना है। इस बीच हमारे साथ अभिषेक कार्यक्रम में कॉलर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बहुत स्वागत है, बताइए। मुझे तो ये लग रहा है कि अभी पता नहीं गवर्नमेंट क्या चाह रही है। एक तरफ तो अस्पतालों का ये हाल है, ऑक्सीजन नहीं है, ऊपर से पूरा लॉकडाउन भी नहीं लगा रहे हैं, तो हमारे अंदर तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि हम लोग करें क्या। हाँ। मुझे तो ये लगता है कि पूरा लॉकडाउन कम से कम लगाना चाहिए, हफ्ते या 15 दिन का कम से कम। ठीक है, यानी कि एक हफ्ते से लेकर के 15 दिन तक का तो कम से कम लॉकडाउन लगाना चाहिए हरियाणा में भी। खैर, बहुत शुक्रिया अभिषेक, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, आपने अपनी बातें रखी हैं। लेकिन गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, ये 3 ऐसे इलाके और झज्जर को भी इसमें शामिल किया जाए, लेकिन अगर पीक पर देखें तो गुरुग्राम और फरीदाबाद के अंदर बहुत तेजी के साथ बीते कुछ समय से संक्रमण बढ़ रहा है। और 2 हफ्ते की अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो शुरुआत धीमी गति से हुई थी, लेकिन आज संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी है और बहुत तेजी के साथ ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी हम जिस पर बात करें कि जो टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि वो सही दिशा में बढ़ रहा है? और प्रधानमंत्री ने भी बार बार आश्वस्त किया, क्योंकि जब वैक्सीन आई तो कुछ लोगों ने इस पर संदेह उठाया और यह कहा कि यह वैक्सीन कारगर नहीं है, इस वैक्सीन से बहुत हद तक कई आशंकाएं जताई गई, इस वैक्सीन के ऊपर भरोसा नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद अब संक्रमण जब बढ़ रहा है तो वही नेता भी ये कह रहे हैं कि वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लगवाएं। इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का और बहादुरगढ़ से खबर, जहां आसोदा केएमपी टोल एक बार फिर से शुरू हुआ है और एसडीएम डीएसपी की मौजूदगी में टोल कलेक्शन शुरू किया गया है। 3 लेन शुरू कर अब टोल वसूला जा रहा है। साथ ही इस बीच ये जानकारी, जहां टोल फ्री कराने के लिए किसानों ने रोड जाम किया था। किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम चढ़ूनी पर एफआईआर दर्ज की गई हैं। वहीं रोड जाम कर टोल फ्री करवाने पर एफआईआर दर्ज हुई थी। ये स्पीच जानकारी सामने, दलाल खाप 84 के प्रधान पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। आज भी टोल फ्री कराने के लिए किसान पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान पुलिस प्रशासन ने किसानों को समझा करके वापस भेजना चाहा और आसोदा केएमपी टोल एक बार फिर से प्रशासन की मौजूदगी में शुरू किया गया है। एसडीएम और डीएसपी की मौजूदगी में टोल कलेक्शन एक बार फिर से शुरू किया गया है। 3 लेन अब शुरू कर दी गई हैं, जहां से टोल वसूला जा रहा है। दरअसल इससे पहले लगातार किसानों के विरोध के चलते आपके इस टोल पर किसान डटे हुए थे, जिसकी वजह से कलेक्शन नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों की मौजूदगी में इस टोल को एक बार फिर से सुचारू किया गया है, चालू किया गया है। और चलिए रुक कर लेते हैं हरियाणा की आवाज का, और हरियाणा की आवाज में हम लगातार बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए जो आज स्थिति बन रही है उस पर हम बात कर रहे हैं, और इस पर लगातार आप सभी हमारे साथ इस मंच के साथ जुड़ करके अपनी बातें साझा कर भी रहे हैं। लेकिन अब बात यहां पर बढ़ते संक्रमण के बीच हम टीकाकरण को लेकर के भी बात कर रहे थे। हम ये इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि जब एक तरफ कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और अब 1 तारीख से, क्योंकि 1 मई से जब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी इस टीकाकरण के अभियान में शामिल किया जाना है,
तो क्या आपको लगता है कि आप भी अगर 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं तो आप इस टीकाकरण में शामिल होंगे, आप सहयोग करेंगे और सहयोग करना चाहिए? इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं, आप बता सकते हैं। और साथ ही साथ अभी तक जो बार बार इस वैक्सीन को लेकर के कई सवाल जो उठाए जा रहे हैं, इस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन इस बीच हम इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि गुरुग्राम के अंदर खास तौर पर 20 पीसीआर वैन जिनको एम्बुलेंस बना दिया गया है। तो ये एक ऐसी पहल है, ये ऐसी कोशिशें हैं जिनके जरिए हम जरूरत पड़ने पर, क्योंकि ये ऐसी कोशिश है, हमने देखा कि आज स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं बेहतर करने की जरूरत थी, बहुत हद तक जरूरत नजर आ रही थी एम्बुलेंस की। तो ऐसे में जो पुलिस प्रशासन के द्वारा एक अच्छा कदम उठाया गया, जो पीसीआर वैन है उनको एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया गया है, ताकि अब आम लोगों की जो परेशानियां हैं उनको बहुत हद तक टैकल किया जा सके, उन तक सुविधाएं पहुंचाई जा सकें। लेकिन वहीं हम देख भी रहे हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत के साथ साथ हरियाणा की स्थिति, वहीं हम नजर बना रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली पर भी, जहां पर तेजी के साथ संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑक्सीजन की कमी की कई खबरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर यह सामने आ रहा है कि अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं है, आईसीयू, वेंटिलेटर की बहुत हद तक शॉर्टेज नजर आती है। लेकिन इस दौरान हमें अब सबक लेने की क्या जरूरत है? आपको क्या नजर आता है? क्या अब हरियाणा के अंदर भी परिस्थितियां कुछ वैसी बन रही हैं जिसके चलते अब हरियाणा में भी और ज्यादा सख्ती कर देनी चाहिए? क्या इसको लेकर के आप मान रहे हैं? अभी तक सिर्फ नाइट कर्फ्यू के जरिए हरियाणा सरकार कुछ हद तक रोक लगा रही है। क्या आप इससे संतुष्ट हैं या फिर इसके बाद और भी कड़े कदम उठाने की जरूरत आपको नजर आती है? और इस दौरान कई अफवाहें भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हम लगातार देख रहे हैं कि कई ऐसे लोग भी हैं जो अफवाहों के जरिए आप एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या उस भ्रम के जाल में आप बहुत से लोग आ चुके हैं? क्या असल मायने में, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने भी इस बात को साफ किया कि आप सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स से ही पता करें, आप डॉक्टर से परामर्श करें, आप डॉक्टर से सलाह लें। किसी भी शख्स के कहने पर अगर आप वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं और कोई अगर यह कहता है कि वैक्सीन आप भरोसेमंद नहीं है, तो एक्सपर्ट्स इस पर क्या कह रहे हैं, इस बात पर आपको भरोसा करना होगा। लेकिन इस दौरान जब लॉकडाउन लगाने की चर्चाएं जोरों पर हैं और दिल्ली के अंदर भी लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है, तो क्या अब हरियाणा के अंदर भी, क्योंकि गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद, इन इलाकों में आवाजाही दिल्ली से ज्यादा होती है, तो यहां पर पहले के मुकाबले, क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन लग चुका है तो इसलिए आवाजाही पहले के मुकाबले तो कम हो चुकी है, लेकिन इन इलाकों का, इन शहरों का तो ग्राफ अभी भी कम नहीं हो रहा है। तो इस बढ़ते ग्राफ को कम करने के लिए क्या आपको लगता है कि कुछ और प्रभावी कदम उठाने की हरियाणा सरकार को जरूरत है? और खास करके तब जब मुख्य सचिव हरियाणा सरकार में ये एक आप चिट्ठी लिख करके मुख्यमंत्री को कहते हैं कि गुरुग्राम और फरीदाबाद के अंदर स्थिति कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, तो ऐसे में लॉकडाउन लगा देना यहां पर बेहतर है। 1 हफ्ते से लेकर के 15 दिन तक के लॉकडाउन की सिफारिश भी थी, लेकिन क्या इस पर और कब इस पर कदम उठाया जाएगा, इसको लेकर के सभी की नजरें बनी हुई हैं। लेकिन आप इस मंच के साथ जुड़कर आप बता सकते हैं कि बढ़ते संक्रमण को लेकर के क्या वाकई में आपको नजर आता है कि ये जो आज कोरोना का खतरा नजर आता है, शुरुआत में इसको नाम दे दिया गया कि ये सिर्फ मोदी के द्वारा प्रोजेक्टेड एक बीमारी है। कई लोगों ने इस दौरान यह भी कहा कि ये सिर्फ किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है। तो असल मायने में इसके पीछे आपको क्या कारण नजर आ रहे हैं, ये भी आप इस मंच के जरिए बता सकते हैं। और साथ ही साथ जो लापरवाही इस दौरान बरती गई है, उस लापरवाही के कारण आज ये हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं क्या, ये भी इस मंच के जरिए आप बता सकते हैं। लेकिन लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल हरियाणा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,491 नए मामले सामने आए हैं। 60 लोगों की मौत हुई है और अब तक यहां 4,13,334 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। और भिवानी से हमारे साथ अगले कॉलर बीके यादव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीके यादव जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, दोबारा साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे बढ़ते संक्रमण को लेकर के? कई लोगों का तो ये मानना है कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए, लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या अभी
परिस्थितियां हरियाणा में वैसी बन चुकी हैं कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए या और ज्यादा सख्ती करके हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं? देखिए जी, हमारी समिति की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एक हफ्ते के ट्रायल और के ऊपर तो लॉकडाउन फोर्थ विद एक्शन होना चाहिए। क्योंकि जो ये महामारी है इसकी न तो आज तक कोई दवाई है, न डॉक्टरों की समझ में नहीं आई बीमारी क्या है। अभी तो कुछ थोड़ा सा संकेत मिला है ये बीमारी क्या वजह है, क्या इसमें गहराई से इसमें डॉक्टर की जो विशेषज्ञ टीम है वो गहराई से नहीं उतर पाए हैं। तो एक तो हमें लॉकडाउन का ऐसा सिस्टम होना चाहिए बिल्कुल सट्रिक्ट से सट्रिक्ट, कोई जो नहीं। सबसे पहले तो हेल्थ होती है, जान है तो जहान है। तो एक हफ्ते में कोई जी नहीं करता, किसी का कोई ना कोई वो नुकसान होता। सबसे पहले तो एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा देना चाहिए। और रही बात जरूरी चीजें हैं जो डेली की खाद्य सामग्री है, वो सरकार को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिला प्रशासन के माध्यम से, या बाबा रामदेव जी से भी हम पतंजलि की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हमारी समिति की तरफ से वो भी अपनी मोबाइल वैन में अपना सामान रख करके पतंजलि का गांव-गांव में घुमाएं, ताकि लोगों को एक शहर में ना आना पड़े, दुकानों के चक्कर ना काटने पड़े। और इससे बहुत 50% हेल्प मिलेगी, 50% रामदेव जी को भी, और फिर वो पैसा जनता के प्रॉफिट वाला जनता के ऊपर लगाए महामारी में जो अभी काम आ रहा है। और 125 करोड़ जनता है, चाहे हर एक आदमी भी चाहे 1 रुपए का योगदान दे और कैसा भी सहयोग करे, वो चाहे जिसके पास गाड़ी है वो गाड़ी से सहयोग करे, जिसके पास आर्थिक स्थिति ठीक है तो आर्थिक दृष्टि से सहयोग करे। डॉक्टर हैं, रिटायर्ड डॉक्टर हैं, वो भी अपना जान जोखिम में डालकर देश सेवा में लग जाएं। ये जो महामारी है ये तो एक मतलब हमें सीखने को मिल रही है, एक सहयोग जो भारतीय संस्कृति है, आपस में जो सहयोग करना है वो तुरंत सहयोग कीजिए। और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिनके पास पैसा है अरबों खरबों, मीडिया में तो बताया जाता है इतने पायदान के ऊपर पहुंच गया, अभी वो पायदान जनता के ऊपर फेंक दीजिए, जनता तुम्हारे दोबारा पायदान पे ला देगी, फिर दोबारा तुम्हारे ऊपर जनता बरसाएगी पैसा, चिंता मत करना। संकट की घड़ी में जो पैसा काम आता है और समाज के ऊपर फेंकता है वही काउंटिंग होता है, बैंक में पैसा काउंटिंग नहीं जनता करती। तुम्हारे पास चाहे करोड़ों अरबों रुपए है, जनता काउंटिंग नहीं करती, लेकिन तुमने जनता के ऊपर क्या फेंका वो जनता जरूर काउंटिंग करती है और उसका फीडबैक जरूर मिलता है, मान के द्वारा भी और जनता के द्वारा भी। और हमारे बाबा मंगलाम जी कहा करते थे 2 चीजों को कभी नाराज मत करिए, एक डॉक्टर को और एक भगवान को। भगवान को नाराज कर दिया तो डॉक्टर के पास भेज देगा, अगर डॉक्टर को नाराज कर दिया तो वो तुम्हें भगवान के पास भेज देगा। तो मेरा सभी से विनम्र है, जिससे भी जितना सहयोग बन सके इस संकट की घड़ी में जुट जाए, रात और दिन लग जाए, ताकि हम इस संकट से निपटने में सक्षम हो जाए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ये कुछ चीजें हैं बिल्कुल, और इन नियमों का पालन करना होगा। लेकिन सबसे पहले कोशिश यहां करने की जरूरत है कि हम अगर कहीं कोई जरूरतमंद है तो उसका सहयोग जरूर करें, और चाहे वो जिस भी रूप में हो, आप सहयोग के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा सकते हैं और ये भारतीय संस्कृति भी है। लेकिन मौजूदा वक्त में आज जब हालात बहुत विकट बनते चले जा रहे हैं तो कोरोना के बढ़ते केसों पर ब्रेक लगाने के लिए अब सरकारों को भी इस पर विचार करना होगा। अब इसमें कुछ लोग ये मानकर चल रहे हैं कि अगर हम लॉकडाउन लगा दें अपने प्रदेश के अंदर तो उससे बहुत हद तक जो संक्रमण की चेन है वो रुक जाएगी, लेकिन इससे आर्थिक रूप से जो नुकसान होगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जान है तो जहान है, तो आज अगर हम लोगों को बचा सकते हैं तो बाद में हम आर्थिक स्थिति बेहतर कर सकते हैं, ये हम बाद में देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो जान प्राथमिकता है, लोगों का जीवन बड़ी मुश्किल से बचाया जा रहा है क्योंकि हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। तो ऐसे में हमें आगे बढ़ते हुए सबसे पहले सहयोग करने की जरूरत है। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आप सभी के द्वारा हमें बहुत सारे अच्छे सुझाव मिले हैं, बहुत सारी राय मिली है, और सभी से ये गुजारिश भी है कि आप अपने घरों में रहें, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और सावधानी जरूर बरतें। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।